के गवर्नर जनरल के अधीन जो है ना, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और बंगाल को, मद्रास को किया गया, बंबई और मद्रास को किया गया। बंबई कहाँ है? बंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जो वर्तमान नाम मुंबई है ना वही। और मद्रास कहाँ है? चेन्नई या तमिलनाडु? वो चेन्नई वाला जो एरिया है ना उसको पहले मद्रास के नाम से जानते थे। चलिए इसके बाद देखते हैं 1773 के बाद 1781 में एक आया फिक्सेशन। 1781 में एक आया फिक्सेशन। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि जैसे कि देखिए पहले जो नियम था 1773 में, उसमें क्या कर दिया कि अधीन कर दिया किसको? मद्रास को और बंबई को, मद्रास को और बंबई को। इसमें किया ना कि थोड़ा सा और इसको पावर को बढ़ाओ। 1781 में क्या किया? इसके थोड़ा पावर को और बढ़ाओ। और ओडिशा और बिहार के लिए भी जो है ना सो नियम बनाने का जो अधिकार मिल गया वो कब मिल गया? 1781 में। इस पॉइंट को भी हम लोग को अच्छे से याद रखना है कि 1781 में क्या होता है। तो सबसे मेन बात जो होती है सो क्या होती है? तो ओडिशा और बिहार के लिए भी नियम बनाने का अधिकार किसको मिल गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले तो इसी में क्वेश्चन ही अपने आप में बन जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों में प्रशासनिक एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। 1773 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण था ही, ठीक है ना। अब क्या किया कि इसका जितना भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होगा उस पर पूर्ण रूप से जो नियंत्रण आ जाएगा वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आ जाएगा। इसके द्वारा कंपनी में व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, ठीक है ना। कंपनी को बोला गया कि देखिए आप सारा चीज कीजिएगा ना, आप थक जाइएगा, ठीक है ना। आप ऐसा कीजिए, कंपनी के व्यापारिक काम को अलग रखिए जो आपका मेन काम है, और कुछ राजनीतिक काम हो रहा है जो हमको शासन करना है, ये काम आप अलग कर दीजिए और ये काम अब करेंगे हम, ठीक है ना। और इसी में आप लोग को याद होगा कि एक बीओडी और बीओसी का चयन हुआ, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, ठीक है ना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है ना। एक जो हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट मतलब निर्देशन मंत्रालय, एक हो गया कि वो निर्देश देगा और कार्य करवाएगा, मतलब व्यापारिक काम करवाएगा। और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। क्या आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सब पे राजनीतिक मामला पे क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। जैसे अभी देख रहे हैं ना प्रशासन के लिए जो है डीएम है, मतलब डीएम है, एसपी है, सब लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन इस पे नियंत्रण रखने के लिए क्या है? सीएम है। सीएम पे नियंत्रण रखने के लिए क्या है? पीएम है। पीएम पे नियंत्रण रखने के लिए क्या है? राष्ट्रपति है। तो ऐसे करके एक नियंत्रण मंडल का गठन किया गया कि बीओसी और बीओडी। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक है ना, ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से किसका गठन हुआ? भारत के राज्य सचिव का गठन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद भारत परिषद का गठन हुआ, भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट का निर्माण हुआ। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा। 1784 में बीओसी और बीओडी का गठन हुआ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और पहली बार जहां जहां रेगुलेट कर रहा था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी जो मुश्किल है इतना ही समझ लीजिएगा, इसके बाद बात खत्म है। पहली बार जो है ना ब्रिटिश के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां शासन करता था ना उस सब जगह को ये नहीं बोला गया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जगह है, बोला कि ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। आज मान लीजिए जैसे कि एप्पल के बारे में आप लोग जानते हैं। एप्पल एक कंपनी है, बहुत बड़ी देश की प्रतिष्ठित कंपनी है। वो हाल ही में जो है ना मुंबई में एक अपना शोरूम खोला। कहां पे खोला? मुंबई में शोरूम खोला। तो शोरूम खोला तो ऐसे थोड़े है कि सीधे शोरूम खोल लेगा। वहां पे भारत सरकार से जमीन खरीदा है, जमीन खरीद के फिर बिल्डिंग बनाया है, तब अपना एम्प्लॉय रख के तब अपना सामान बेच रहा है। हाल ही में दिल्ली में भी खोल लिया, ठीक है ना। कल को जो है ना मुंबई के जो ये क्या बोलते हैं एंडी जेसी जो है, एंडी जेसी है ना एप्पल के सीईओ अभी टिम कुक है। टिम कुक, एंडी जेसी किसके हैं? अच्छा अमेज़न के वो बने थे, ठीक है ना। जैसे टीम कुक है, टीम कुक कल को एक बयान जारी करे अमेरिका से कि एप्पल कंपनी का जो भी आधिपत्य क्षेत्र है ना वो कल से अमेरिका का आधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। भारत में तो खलबली मच जाएगा, ये क्या हुआ? चलो ठीक है, कंपनी है, ठीक है, वो काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका का ये आधिपत्य क्षेत्र कितना बड़ा बात हो जाएगा। तो ये 1784 में ही पहली बार किया गया कि जो जो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य का है अब वो सारा क्षेत्र ब्रिटेन के आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। ये सबसे बड़ा निर्णय जो लिया गया, कब लिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसके बाद देखिए भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है ना। भारत में द्वैध शासन तो अभी तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए कि द्वैध शासन का शुरुआत, द्वैध का मतलब समझते हैं ना, दो, द्वैध का मतलब दोहरी, द्वैध
द्वैत का मतलब दो। तो दोहरी शासन की जो प्रणाली की शुरुआत होती है वो 1784 में होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में। और इसका खारिज जो किया जाता है, इसको जो खत्म किया जाता है वो किस एक्ट के द्वारा खत्म किया जाता है, यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब खत्म किया जाता है, ये 1858 का जो एक्ट आता है ना, 1858 का जो एक्ट आता है उसमें इसको खत्म कर दिया जाता है। और उसमें खत्म किया जाता है तो फिर मेन किसको बनाया जाता है, नहीं नहीं, महारानी को नहीं बनाया जाता। मेन जो हेड जो बनाया था महारानी, देखिए वो कंट्रोल है, कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए, भारत के राज्य सचिव, बिल्कुल सही है, भारत के राज्य सचिव का वाइसराय तो है ही, वाइसराय तो अभी भी है, पहले भी है, गवर्नर जनरल तो था, उनका नाम चेंज किया गया वाइसराय। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो काम करता था वो काम अब कौन करेगा, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव करेंगे। मतलब राज्यों के लिए जो एक सचिव है वो ये काम करेंगे कोऑर्डिनेशन का। बाकी इंडिया में इंडिया का हेड कौन है, तो वो वाइसराय है ही, ठीक है ना। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद देखिए, यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट का कब सृजन हुआ, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद देखिए, कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी मामलों को देखभाल करने के लिए एक निर्देशन मंडल का गठन किया गया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट कहा गया। कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि निर्देशक मतलब नियंत्रण मंडल का गठन किया गया, ये वही बात है। इसके बाद देखिए 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट में लिखा गया था कि अब हम जो भी नियम बनाएंगे वो भारत में अगले 20 साल के लिए काम करेगा। अब जो भी हम नियम बनाएंगे भारत में अगले 20 साल के लिए काम करेगा। फिर बोला 20 साल के बाद चले जाइएगा क्या, तो बोला कि नहीं नहीं 20 साल के बाद जाएंगे नहीं, 20 साल के बाद फिर से दूसरा नियम बना करके बताएंगे, ठीक है ना, कि वो नियम चलेगा। तो इसको हर 20 साल पे अपडेट करना था। चार्टर एक्ट जो आना शुरू होता है कब से होता है, 1813 से। चार्टर एक्ट जो आना शुरू होता है कब से, 1813 से। और इसको बोला जाता है कि हर इसको 20 साल पे हम लोग अपडेट करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखते भी हैं 3 बार चार्टर आया, 1813 में 20 साल जोड़िए तो 33, 1813 में 20 साल जोड़िए तो 33, 1833 का भी चार्टर एक्ट है। 1833 में 20 साल जोड़िए तो 1853, 1853 में भी चार्टर एक्ट आया। 1853 में 20 साल जोड़िए तो 1873, 1873 में भी चार्टर एक्ट आता, लेकिन बीच में ही हम लोग मामला बिगाड़ दिए, बोले कि हमने रूल को मानेंगे, हम लोग विद्रोह कर देंगे, ठीक है ना। और कौन विद्रोह किए, 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, ठीक है ना। तो विद्रोह कर दिए, तो बोला क्या कि भैया ये सब काम खत्म करो, ये कंपनी उम्पनी बड़ी गड़बड़ कर रहा है काम, इसको काम सौंपे, ठीक से काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट हम काम करेंगे। तो हमने देखते हैं कि 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का आधिपत्य एकदम सामग्री घोषित किया गया कि डायरेक्ट, ये मेन यही हो गया। कोई कंपनी हटाओ, सबको कंपनी का काम था चाय बेचना, इस हटाओ, बहुत चाय बेच लिया, अब डायरेक्ट शासन करेंगे। 1858 में ये आया है, ठीक है ना। चलिए पहले अब 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। 1873, 1881 और 1773, 1781, 1784, इन तीनों में तो चीजें क्लियर है ना कि क्या क्या हुआ। 1781 में तो आप लोग को कुछ याद ही नहीं रखना है, इसमें एक ही काम हुआ, क्या, बिहार और उड़ीसा को अधीनस्थ किया गया, किसको, बंगाल के। बिहार और उड़ीसा को अधीनस्थ किया गया, किसके, बंगाल को। एक ही काम ही हुआ है, तो इसमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। 1773 में क्या क्या देखे थे, याद है ना, हाई सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था कोलकाता में। इसके बाद कंपनी पर नियंत्रण आया था, कंपनी पे नियंत्रण आया था। और क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था, और गवर्नर जनरल नाम दे करके, और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इनके अधीन किया गया था, ठीक है ना। यही सब काम था। 1784 में अभी देख ही लिए, ठीक है ना। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, भारत में द्वैत शासन का आगमन होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट बनाया जाता है। कंपनी का जो है ना, कंपनी पे पूर्ण नियंत्रण जो है 1784 में ही ब्रिटिश का आता है। कंपनी पे पूर्ण नियंत्रण जो है वो 1784 में आता है। दीवार से हट जाएगी, नींद खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 1813 का जो अब चार्टर एक्ट आता है। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि कंपनी का जो भारत में एकाधिकार था ना व्यापार का, इसको खत्म कर दिया जाता है। बोला जाता है कि देखो तुम्हारे पास जो पूरा अथॉरिटी मिला हुआ कि सिर्फ तुम ही व्यापार करेगा और दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगा। आया था चाय खरीदने के लिए, मसाला का भी उत्पादन करने लगा, बाकी चीजों पर भी नियंत्रण करने लगा, ठीक है ना। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस अधिकार को खत्म किया गया कि भैया और भी आदमी को भेजते हैं, वो सब भी काम करेगा, तुम्हारा जो एकाधिकार है इसको खत्म करते। कब, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा भारत में
चाय का व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। देखिए चीन में बोला गया कि तुम वहां भी व्यापार करो ना, जैसे यहाँ पे व्यापार करके हमको पूरा ला दिया ना, ब्रिटेन बोला, वैसे तुम चीन में व्यापार करो, चीन में तो हमारा कुछ है नहीं, चीन में भी तुम अपना सत्ता बढ़ाओ और फिर हम वहां पे आकर के चीन को भी हड़प लेंगे, ठीक है ना। तो ये काम तुम करो, और भारत में तुम एक ही काम करेगा, चाय का पत्ती उगाओ, ठीक है ना, इससे जो है सो चाय पत्ती बनाओ और उसको जो है दुनिया में बेचो या फिर भारत में बेचो, इससे ज्यादा और तुम भारत में कुछ नहीं करेगा। तो भारत में जो है ना सिर्फ चाय का व्यापार पर रहने दिया कि तुम चाय का व्यापार कर सकता है, ये मसाला उसाला का व्यापार बंद करो, ये सब हम खुद करेंगे, और चीन के साथ तुम व्यापार कर सकता है। ये 1813 पहला चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो चार्टर एक्ट आता है, इस एक और चार्टर एक्ट, इसमें एक और काम हुआ था, भारत में जो है ना शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह का जो है वेतन दिया गया, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को जो है ना 1 लाख रुपया प्रति साल, प्रति माह नहीं, प्रति साल, ईयरली जो है ना 1 लाख रुपया वहां से भेजा गया कि यहाँ पे जो है ना आपको अगर मन है तो कोई स्कूल कॉलेज वगैरह बनवा दीजिए, स्कूल कॉलेज में बच्चा सब पढ़ेगा तो थोड़ा सा शिक्षित हो जाएगा। लेकिन वो अमाउंट इतना कम था जो क्या ही हो सकता है, 1 लाख रुपया, वो भी 1 साल में। तो ये भी जो काम हुआ था कब आया था, 1813 में, 1813 में। अब देखते हैं दूसरा चार्टर एक्ट जिसका नाम है 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का, पहला 1813, दूसरा 1833। इसके बाद देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी को चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। कंपनी को बोला कि जितना तुम ग्रोथ दिखाया था ना यहाँ भारत में, वैसा तुम कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे, कहाँ पे, चीन में, ऐसा करो कि तुमको खत्म ही करते हैं, ठीक है ना, तुम छोड़ दो भाई, तुम कोई व्यापार उपार मत करो, अब हम सब देख लेंगे। कौन ऐसा बोल रहा है, ब्रिटिश सांसद बोल रहा है। कौन बोल रहा है, ब्रिटिश सांसद। तो कंपनी का जो है ना एकाधिकार जो था उसको तो खत्म कर दिया था भारत में, कब, 1813 में ही। और दूसरा जो चार्टर एक्ट लाया 1833 में, उसमें बोला कि कंपनी तुम अब कुछ नहीं करेगा, तुमको जो चीन के साथ व्यापार करने का काम दिए थे वो भी खत्म करो, यहाँ जो भारत में जो चाय पत्ती बना के बेच रहा था इसको भी खत्म करो। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ऑफिशियली कंपनी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। इसकी शुरुआत हो गई थी 1813 में ही, इसकी शुरुआत हो गई थी 1813 में ही। आगे देखिए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो पहला कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था, और पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था। अब जो है ना बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना, इसको बोला कि ऐसा करो तुम पूरे भारत का जो है ना गवर्नर जनरल बन जाओ, पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल बन जाओ। और इस क्रम में भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कैनिंग का नाम याद आ रहा है क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीनों को याद रखिएगा। पहला अभी बताया कि बंगाल का जो गवर्नर थे कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। और भारत के जो गवर्नर जनरल बन जाते हैं उनका नाम क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये वही विलियम बेंटिक है जो सती प्रथा पर रोक भी लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे लोगों का एंट्री होता है। 3 लोगों का तो पहले ही बना दिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया कब, 1773 में। 1773 में 3 लोगों को उनके सहायता में दिया गया था। उनके कार्यकारिणी परिषद में 3 लोगों को, 3 को 4 लोग हैं, 3 उसमें जो है ना, सो 3 उसमें रहेंगे सदस्य के रूप में, और एक जो है वो तो गवर्नर जनरल ही रहेगा। अब यहाँ पे एक तो गवर्नर जनरल है, 3 उनके सहायता में पहले से है, और एक जो है ना एक नया इंटर किया जिसको विधि सदस्य कहेंगे। क्या कहेंगे, विधि सदस्य। मतलब वो कानून बनाने का जितना भी काम है वो देखेगा। कब, 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 चार्टर एक्ट के तहत भारत में जो है ना गवर्नर जनरल की परिषद में जो है, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में एक चौथे सदस्य का एंट्री होता है जिनका नाम जो है ना विधि सदस्य के रूप में रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, विधि सदस्य के तहत। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ किया गया 1843 में। दास प्रथा 1833 में तो एक्ट ही आता है, 1829 में कैसे हो जाएगा। 1833 में एक्ट आता है और इसके तहत जो है ना दास प्रथा को खत्म किया गया। इसके बाद देखिए, अरे लॉर्ड एलन बरो का नाम नहीं याद है आप लोग को उस समय। चलिए आगे देखिए, इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति जो है, शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, और कानून बनाने का शक्ति का जो है केंद्रीकरण किया गया। माने पहले जैसे कि बंगाल का, बंबई का,
मद्रास का, सब थोड़ा थोड़ा जो कानून बना लेता था इस सब को खत्म किया गया और बोला कि ये जो पद बनाया है जिसका नाम है भारत का गवर्नर जनरल, ये अब पूरा शक्ति का में रहेगा और यही जो है ना सबके लिए कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, यही भारत का गवर्नर जनरल। तो शक्ति का जो केंद्रीकरण किया गया वो कब किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एक विधि सदस्य के मतलब आयोग का जो है ना नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और इसमें जो है ना बोला कि आपको तो एक विधि सदस्य दिए ही है, ठीक है ना, एक विधि सदस्य दिए ही है कि जो कानून बनवाना है ना वो इससे बनवाइए। अगर आपको लगता है कि काम का लोड बढ़ जाएगा, अगर आपको लगता है काम का लोड बढ़ जाएगा तो आप ऐसा कीजिएगा ना कि एक जो है ना लॉ कमीशन का ही गठन कर लीजिएगा, मतलब एक विधि आयोग का गठन कर लीजिएगा जिसमें जितना लोग को मन होगा, मान लीजिए एक आयोग बन जाएगा तो उसमें तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं ना, मान लीजिए एक हेड रहेगा और इसके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे, तो विधि कमीशन बनाने का, लॉ कमीशन बनाने का जो अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को वो कब दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। अब चलिए आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, इसको एक बार रिपीट भी हम करेंगे तो याद नहीं रहेगा तो इसके लिए घबराइएगा नहीं। चलिए इसके बाद देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है इसमें बहुत कम काम हुआ है। इस एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायक शक्ति का पृथक्करण किया गया और पृथक्करण मतलब दोनों को, कार्यपालिका और विधायक को अलग किया गया कि दोनों अलग अलग सेपरेट होकर के काम कीजिए। इस एक्ट के तहत भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का स्थापना किया गया, ठीक है ना, कार्यपालिका को और विधायिका को, ये दोनों को अलग किया गया। कब, किस चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और सबसे जो बड़ा काम होता है भारत में जो है ना, एक भारत विधान परिषद का गठन होता है। क्या चीज होता है, विधान परिषद का गठन होता है, ठीक है ना, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल का गठन होता है। किस चीज का गठन होता है, इंडियन काउंसिल का गठन होता है। कब, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। अब देखिए विधान परिषद बना है ना, अब ये विधान परिषद कुछ कुछ काम करेगा। भारत में जब एक विधान परिषद बन गया तो विधान परिषद अब भारतीय के लिए काम करेगा। अब ये देखेंगे आगे कि इसका बहुत सारा रोल आएगा। इसके बाद देखिए 1853 के बाद जो चार्टर एक्ट आना था वो कब आना था, 1873 में ही, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया जो 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति से ऊब करके जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है और उस समय जो है ना भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो एक घोषणा पत्र लाते हैं और यहाँ पे इलाहाबाद में जो है एक सभा बुला करके और पूरा उसको पढ़ देते हैं कि देखिए आज से इसको जितना मीडिया उडिया में है सब जगह चला दीजिए, ठीक है ना। ये महारानी डायरेक्ट बोल रही है, कहाँ का, ब्रिटेन का। ये एक घोषणा पत्र दिए हैं और इस घोषणा पत्र में आज से जो जो चीज लिखा हुआ है ये सब भारत को मानना होगा। ये कब आया, 1858 में। अब 1858 में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो इस अधिनियम का नाम जानिए कि ये अधिनियम था क्या। 1858 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को जो नाम दिया गया वो दिया गया एक्ट फॉर द वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या दिया गया, एक्ट फॉर द वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नियम है ना किस लिए है, तो भारत के शासन के अच्छाई के लिए, भारत के शासन के अच्छाई के लिए ये इस अधिनियम का नाम दिया गया, 1858 का अधिनियम का। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश में जो है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 1813 में ही बुरा वक्त आ गया था कंपनी का। 1813 में क्या बोला कि तुम अब जो है ना एकाधिकार तुम्हारा समाप्त किया जाता है, एकाधिकार जो है वो समाप्त किया जाता है, अब तुम एकाधिकार नहीं करेगा। लेकिन चीन में अगर तुमको कोई व्यापार करना है तुम वहां करो, भारत में अगर व्यापार करना है चाय का करो। 1813 में 1833 में बोला कि ऐसा करो, तुम रहने दो, चीन में भी व्यापार नहीं करो, तुम रहने दो, हम देखते हैं कि तुम्हारा क्या करना है, ठीक है ना। तुम अब व्यापार उपार नहीं करो, तुम आराम से स्थिर से रहो, तुमको हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करना। 1858 में कंपनी को ऑफिशियली पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कोई भी कंपनी भारत में नहीं रहेगा, ये कंपनी बिल्कुल खत्म हो गया। कब, 1858 में। आगे देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया द्वैध शासन। द्वैध शासन था ना, कौन सा द्वैध शासन था, बीओसी बीओडी था। क्या था, बीओसी बीओडी था। इसको भी अब खत्म कर दिया गया और इसके जगह पे एक भारत का राज्य सचिव का
पद सृजन किया गया, ठीक है ना, भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अब वाइसराय के नाम से जाने लगेगा, और गवर्नर जनरल जो थे, ठीक है ना, उनका नाम क्या हो जाएगा, वाइसराय, उनका नाम क्या हो जाएगा, वाइसराय हो जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले बंगाल का एक गवर्नर हुआ था जिसका क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के एक गवर्नर जनरल हुए थे, उसका क्या नाम था, वारन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत के एक गवर्नर जनरल हुए थे जिनका क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए ना, भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, उनका भी नाम 1858 में चेंज कर दिया गया और उसको वाइसराय बोला। तो ये वाइसराय कौन रहेंगे, तो जो उस समय में भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। तो 1857 में तो आप लोग पढ़े थे ना कि कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग। तो यही लॉर्ड कैनिंग को 1858 में जो है भारत का पहला वाइसराय नियुक्त किया गया। भारत का पहला वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया का जो है ना घोषणा पत्र जो था, वो कौन इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था, तो यही जो वाइसराय था, जो गवर्नर जनरल था, वही पढ़ करके सुनाया था। चलिए आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से लेकर के 1862 तक रहते हैं, 1856 से लेकर के 1862 तक रहते हैं। एक मिस्टेक हम कर दिए थे स्टार्टिंग में, 1856 से लेकर के 1756 से लेकर के 1762 बोल दिए थे, किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। 65 बोले थे, हाँ 65 तक रहते हैं, ठीक है ना। हालांकि 65 में भी एक और दूसरे आते हैं वाइसराय, जिनका नाम क्या होता है, हेनरी वेनिस्टर्ट होता है। क्या नाम होता है, 1765 में हेनरी वेनिस्टर्ट। जो हेनरी वेनिस्टर्ट लड़ रहे होते, कौन सा लड़ाई, बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध लड़ रहे होते, कौन लड़ रहे थे, हेनरी वेनिस्टर्ट के मध्यस्थता में ही लड़ा जा रहा था, ठीक है ना। हाँ वहां के गवर्नर थे, कहाँ के, बंगाल के। और बंगाल के गवर्नर जो थे, जो पहले थे रॉबर्ट क्लाइव, उनको मद्रास भेजा गया था और सैनिक प्रमुख बना करके भेजा गया था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध जब तगड़ा हो गया, क्योंकि बक्सर के युद्ध में तो आपको पता ही है 3-3 शासक मिल गए थे, उधर से संयुक्त प्रांत से अवध के नवाब, संयुक्त प्रांत से अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल से मीर कासिम, मुगल बादशाह के रूप में शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल गए थे। तो बहुत जटिल हो गया था ना बक्सर का युद्ध। तो हेनरी वेनिस्टर्ट बोला क्या कि भैया हमारा से नहीं संभल रहा है, आप पलासी का युद्धों लड़े हुए हैं, आप जानते हैं मीर कासिम और कैसा है, इस सबके पास कौन बंदूक है। तो मद्रास से उसको फोन करके बुलाया, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। बोला कि आप पूरा सेना उना लेकर के जल्दी से आइए बक्सर में, ठीक है ना। तब बक्सर में जो है ये युद्ध हुआ था, वो बहुत निर्णायक युद्ध था। वहीं से जो है 1765 के बाद, बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेक्टर मुनरो तो सेना पर नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए हेक्टर मुनरो जो है ना, वो जो है सो बंगाल के जो गवर्नर थे, जिनका नाम क्या था, हेनरी वेनिस्टर्ट। तो उसके तो सेना प्रमुख होगा ही ना, उसके सेना प्रमुख, ये एडिशनल फोर्स लेकर के आया था, कौन, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, एडिशनल फोर्स लेकर के जो है ये आया था 1765 में। तो इसका याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल होता है 1856 से लेकर के 1862 तक चलता है। 1856 से लेकर के 1862, इसी बीच में जो नाम भी परिवर्तित हो जाता है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम भारत का वाइसराय पड़ जाता है। चलिए इसके बाद देखिए 1861 का, क्या देखेंगे, 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम, अब भारत शासन अधिनियम ना करके भारत परिषद अधिनियम आएगा, ठीक है ना, भारत परिषद अधिनियम आएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इस अधिनियम के तहत जो है ना, कानून बनाने वाली प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता है। कब, 1761 में। 1757 में देखा है ना, 1857 में देखा है कि लोग को पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सब कखनियों जो है सो लड़ाई झगड़ा कर दे रहा है। तो बोला क्या कि एक काम करो, इसका अपना कोई भारतीय आदमी को चुनो और उससे अपना काम करवाओ, तब इन लोग को लगेगा कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो 1861 में जो अधिनियम आया है ना, उस अधिनियम में बोला गया कि ये जो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, जो विधि आयोग जो तुम लोग बनाए हैं, जो कानून जिससे बनाते हो कि कैसे किससे टैक्स लेना है, कैसे किस पे शासन करना है, इसमें कुछ भारतीय आदमी को इंक्लूड कर लो, ठीक है ना। और तब इसका इमोशन थोड़ा सा जुड़ जाएगा भारतीय के लिए। तो पहली बार जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाता है 1861 के अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत। अब आगे देखिए, 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीय को जो है ना इस कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। कौन कौन थे, तो ये थे बनारस के राजा थे। कौन थे, बनारस के राजा थे। पटियाला के महाराजा थे, एक होता था राजा, एक होता था महाराजा, जिसका क्षेत्र ज्यादा बड़ा वो महाराजा कहलाता था। तो पटियाला के क्या थे, महाराजा, क्या थे, पटियाला के महाराजा थे। और एक और चर्चित व्यक्ति थे जिनका नाम था सर दिनकर राव। क्या नाम था, सर दिनकर राव। ये 3 लोगों को 1862 में किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। और इस शामिल करने का जो जिक्र आता है सबसे पहले कब आता है, 1861 के अधिनियम में आता है। आगे देखेंगे, वाइसराय को
आपातकाल में विधान परिषद की सलाह लिए बिना, वैसे कोई भी काम करेगा, कोई भी नियम लगाएगा तो विधान परिषद जब बन गया तो विधान परिषद में सलाह लेगा, विधान परिषद में वोटिंग करवाएगा, पास करवाएगा, उसके बाद नियम बनाएगा। लेकिन 1861 में ना कुछ चीज ऐसा देखा गया और उसमें जो है ना इसको वाइसराय को ये छूट दिया गया कि अगर कोई भी चीज तुमको इमरजेंसी लगता है ना तो उस समय ऐसा नहीं कि सबसे तुम पूछते गुरु विधान परिषद में कि ये ऐसा नियम बना रहे हैं सेना के लिए, ठीक रहेगा क्या, ऐसा नहीं, डायरेक्ट तुम जो है ना सो क्या चीज कर दो, अपना नियम बना दो और उसको बोल दो कि ये जो है ना अध्यादेश है। क्या है? अध्यादेश है। तो अध्यादेश जारी करने के बारे में शक्ति जो दिया गया सबसे पहले वाइसराय को, कब दिया गया? 1861 में। 1861 में खूब भर भर के ये क्वेश्चन पूछा है कि वाइसराय को जो है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 1861 के एक्ट के तहत दिया गया, जिस एक्ट का क्या नाम था? भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा वाइसराय को नए प्रांत एवं स्थानीय एवं उनके सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार मिल गया। आज जो भारत का आर्टिकल 2 और 3 जो पढ़ते हैं, आज जो भारत का आर्टिकल 2 पढ़ते हैं, 2, 3, इसके बारे में शक्ति किसके पास है? संसद के पास है ना। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो शक्ति है ना, वो भी शक्ति जो है ना दिया गया किसको? भारत के वाइसराय को। भारत के वाइसराय को कब? 1861 में। बोला कि तुमको बंगाल अगर नहीं पसंद आ रहा है ना, पूरा क्षेत्र तुमको अगर शासन करने में दिक्कत हो रहा है ना, बांट दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार को अगर मन है ना तो बंगाल से अलग कर दो, ठीक है ना। उड़ीसा को अगर लग रहा है कि उड़ीसा के लोग ज्यादा विवाद कर रहे हैं, उड़ीसा को सेपरेट स्टेट बना दो, ठीक है ना। तो ये सब जो अधिकार मिला, कब मिला? 1861। और इसी अधिकार का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था, बदमाशा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन वही ना 1899 में बना था। 1905 में देखे थे ना, बंगाल को विभाजित कर दिया था ना, तो उसको शक्ति कहां से मिला था? भारत को विभाजित करने का। यही 1861 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। मोटा मोटा याद रखेंगे। 1861 में जो सबसे मेन चीज हो गया, वो भारतीयों को जो है ना विधि बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के बारे में था। भारतीयों को विधि बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के बारे में था। शामिल किया भी गया 1862 में। किसको? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जी को, 3 व्यक्ति को। इसके बाद भारतीय विधान परिषद के सलाह लिए बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो मिली, वो किसको मिली? वाइसराय को, 1861 के तहत। अच्छा, ये अध्यादेश का सीमा मतलब ड्यूरेशन कितना रखा गया था? 6 माह, जो आज भी है, ठीक है ना। 6 माह ही रखा गया था कि जब भारतीय विधान परिषद काम नहीं कर रहा होगा, उस स्थिति में जो आप जो नियम कानून बनाएंगे ना, वो 6 महीना तक वैलिड रहेगा। 6 महीना में भारतीय विधान परिषद का बैठक होगा तो अब उसको नियम बनवा लीजिए, अन्यथा वो 6 महीना के बाद खारिज हो जाएगा। ये किसको मिला था? वाइसराय को मिला था 1861 के अधिनियम के तहत। और 1861 में ही कहा गया था कि अगर कोई सीमा आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर लग रहा है कि बड़ा सीमा है, तो आप उसको नाम बदल सकते हैं, उसको 2-3 भाग में तोड़ लीजिए, या फिर उसका कुछ भी नाम वगैरह बदलने का सब शक्ति मिल गया था 1861 के अधिनियम। इस अधिनियम के तहत वाइसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का शक्ति प्रदान किया गया। और प्रांत में जो है ना विधान परिषद, देखिए भारत में विधान परिषद कब बना है? 1853 के एक्ट के तहत। 1853 के एक्ट के तहत भारत में विधान परिषद। अब बोला क्या कि भारत में तो विधान परिषद है ही एक, ठीक है ना। अब अगर मन है ना तो आपको तो पूरा राज्य सब में जो है विधान परिषद बना सकते हैं। ये भी 1861 में कहा गया। किसको? वाइसराय को ये शक्ति दिया गया कि अगर मन है ना तो प्रांत में आप विधान परिषद बना सकते हैं। और तब ना देखते हैं प्रांत में विधान परिषद बनता है, तब ना 1935 में विधान परिषद का चुनाव होता है, जिसमें 1937 में कांग्रेस पार्टी 8 जगहों से चुन करके आती है और 8 जगह अपना सरकार बनाती है। यही विधान परिषद है जो स्टेट में बन रहा है। और इसके तहत देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग की मध्यस्थता में 1862 में बंगाल में एक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा तथा 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। 3 जगह पे विधान परिषद का पहले शुरुआती क्रम में गठन किया गया 1861 में शक्ति मिलने के बाद। सबसे पहले तो 1862 में बोला कि बंगाल के लिए सबसे पहले एक विधान परिषद बना दो। बंगाल के लिए विधान परिषद कब बना? 1862 में। 1866 में जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लिए जो है ना, उत्तर पश्चिम सीमा यानी कि समझ रहे ना, राजस्थान वाला जो एरिया है उसके लिए कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम सीमा के लिए एगो बना दिया गया विधान परिषद। और 1897 में पंजाब में एक विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ये सब शक्ति जो मिला था 1861 के अधिनियम से मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है 1892 का अधिनियम। क्या आता है? 1892 का अधिनियम। इसमें भी 2-3 काम हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। 1892 में जो हुआ है, इस अधिनियम के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसको भारतीय चुनाव पर रिपोर्ट अपना देना था, ठीक है ना। इस 1892 में एक समिति बना था जिसको जो है ना भारतीय चुनाव पर अपना रिपोर्ट देना था, और वो दिया और बोला क्या कि भारत में जो है ना सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप में चुनाव नहीं करवाइए, नहीं तो यहाँ पे मार दंगा हो जाएगा,
ठीक है ना। भारत में प्रत्यक्ष रूप में चुनाव ना करवा करके सबसे पहले ना अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव करवाइए। क्या करवाइए? अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव करवाइए। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई 1892 में। कब हुआ है? 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसको कहते हैं जो डायरेक्ट जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसको कहते हैं जो जनता जिसको चुने वो किसी और को चुने, वो क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का जो शुरुआत हुआ भारत में कब हुआ? 1892 को। 1892 में और कुछ चीजें हुई है। भारतीय विधान परिषद में जो है ना, जो आपको पेश किया जाता था बजट कि मान लीजिए अगले 1 साल में भारत में शिक्षा पे इतना खर्च होगा और स्वास्थ्य पे इतना खर्च होगा और रक्षा पे इतना खर्च होगा। तो भारतीय लोग को अगर असहमति होती थी या फिर विधान परिषद के सदस्य को अगर असहमति होती थी तो पहली बार बहस करने का अधिकार जो है ना, यह भी जो मिला है कब मिला है? 1892 में ही। भारतीय विधान परिषद सदस्यों को बजट पर जो है ना बहस करने का अधिकार जो मिला है वो कब मिला है? 1892 में। ध्यान से समझिए, 1892 में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार मिला है 1892 में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1909 का भारत शासन, भारत परिषद अधिनियम। अब जो भी आएगा वो सब परिषद अधिनियम आएगा और उसके लास्ट में जो आएगा वो स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। अब भारत परिषद अधिनियम 1909 आया है, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 वाले को किस नाम से जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार के रूप में। मार्लो मिंटो सुधार के रूप में। अब ये मार्लो मिंटो क्या है? ये 2 व्यक्ति है। क्या है? 2 व्यक्ति है। पहले जो है मार्ले, क्या नाम है? मार्ले। पहले क्या नाम है? मार्ले। मार्ले के बारे में जो है ना 1858 में जो हम लोग पढ़े थे कि भारत के एक राज्य सचिव बनेंगे। क्या बनेंगे? भारत के एक राज्य सचिव। तो ये मार्ले जो है ना भारत के राज्य सचिव है। और ये मिंटो क्या है? तो ये भारत के वायसराय है। भारत के क्या है? वायसराय है। भारत के क्या है? वायसराय। आप क्रोनोलॉजिकल टर्म में भी याद रख सकते हैं। आपको याद है 1899 में बनता है भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन। 1899 में लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। बंगाल के विभाजन से जो है ना, देखिए बंगाल के विभाजन का थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए, क्वेश्चन इससे जो पूछेगा। बंगाल का विभाजन के लिए जो है ना लॉर्ड कर्जन के मन में ये संदेश आया, मतलब उसको लगा कि हम जो ऐसा करते हैं ना कि बंगाल को विभाजन कर देते हैं और जो मुस्लिम क्षेत्र है ना उसको एक तरफ कर देते हैं, जो हिंदू क्षेत्र है उसको एक तरफ कर देते हैं, तब शासन करने में ना थोड़ा सा आसानी होगा। समझे? मुस्लिम के लिए अलग लॉ बना देंगे, हिंदू के लिए अलग लॉ बना देंगे तो हमको आसानी होगा। लेकिन भारतीय लोग ऐसा नहीं चाहते थे। भारतीय लोग चाहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम में हमको कोई नहीं बांटे, हम लोग अच्छे से मिक्स होकर के रहे। इसी के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इस चीज से गुस्सा होकर के ना 1905 में कि ब्रिटिश सांसद को लगा कि ब्रिटिश सांसद को ही जो है ना ये बरगलाया है। 1903 में ही भारतीय विधान मतलब भारत का जो है ना बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिश सांसद के द्वारा पेश किया गया था, मतलब ब्रिटिश सांसद के द्वारा पारित किया गया था। तो ब्रिटिश सांसद ने ना 1903 में ये रखा था प्रस्ताव। 2 साल वो लोग विचार किया, 2 साल तक इससे पूछते रहा कि अरे विभाजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं ना कि फिर 1857 की तरह विद्रोह हो जाए। बोला कि नहीं सर ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इसके सहमति में है, आराम से विभाजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 2 साल विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1905 में भारत का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे ही विभाजन किया जाता है आपको शुरू हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाता है? स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद और बहुत सारा स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ वंदे मातरम आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन अलग अलग जगह पे शुरू हो जाता है। ब्रिटिश सरकार को लगता है ये गधा हमसे करवा लिया, बड़ी गलत काम। हम यहाँ शांतिपूर्वक शासन करने के लिए, क्षेत्र विस्तार करने के लिए है और ये जो है ये गलत काम कर लिया गया। इसको बुला लेता है, बोलता है कि तुम हटो, तुम वायसराय के पद पर से हटो। वायसराय के पद पे उसके बाद बनाया था किसको? मिंटो सेकंड को। उसका नाम है दूसरा, ये मिंटो है। क्या नाम है? मिंटो सेकंड को। और यही मिंटो सेकंड का भी हम बात कर रहे हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, क्योंकि ये मिंटो जो है ना 1905 से लेकर के 1910 तक चलेगा। 1905 से लेकर के 1910 तक चलेगा। और फिर 1910 के बाद तो आपको याद है ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आ जाते हैं, जिनके अध्यक्षता में जो है तीसरा बंगाल विभाजन रद्द होता है, तीसरा दिल्ली दरबार लगता है, भारत की राजधानी को ट्रांसफर किया जाता है। ये सब जो काम किया जाता है हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। तो यही मिंटो का बात कर रहे हैं, मार्ले मिंटो। भारत के मिंटो जो है वो क्या है? वायसराय है। और मार्ले क्या है? भारत के राज्य सचिव है। इसमें देखिए क्या होता है, इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की
पालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। और पहली बार जो है ना किसी भारतीय को जो है ना वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से जोड़ने का काम किया गया। मतलब एक परिषद बना था, जैसे कि लॉ कमीशन बना था, उस समय भारतीय वगैरह जा रहा था, वो तो अलग चीज है। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का मतलब जैसे आज प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसमें अगर किसी ब्रिटिश को शामिल किया जाए कि ब्रिटिश बताएगा कि मोदी को क्या क्या नियम बनाना है, ब्रिटिश बताएगा कि मोदी को क्या क्या करना है, इस तरह का काम जो किया गया ना भारतीय को शामिल करने का वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, ये पहली बार कब हुआ? 1909 के अधिनियम हुआ है। और 1909 के अधिनियम से आप लोग को पता ही है कि पहले भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो व्यक्ति चुने गए हैं उनका नाम क्या है? वो तो इस्तीफा दिए थे, एसएन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्या है ना सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही होता है ना उनका नाम, हाँ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही है, ठीक है ना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य हुए और उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और उनको जो शामिल किया गया परिषद में, वो किस रूप में शामिल किया गया? तो विधि सदस्य के रूप में, लॉ कमीशन हेड के रूप में, विधि सदस्य यानी कि लॉ हेड के रूप में उनको पहली बार शामिल किया गया। 1909 का अधिनियम ये है। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम ने सांप्रदायिक तो वैधानिक रूप से प्रदान किया और मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। और सांप्रदायिकता को जो है ना पहली बार जो है जो मतलब उसको लीगल राइट दिया गया, वो कब दिया गया? 1909 में ही दिया गया। कब दिया गया? 1909 में ही दिया गया। और इसी के लिए जो है ना भारत के जो है ना सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक के रूप में याद किया जाता है, वो किसे याद किया जाता है? मिंटो को। किसको? मिंटो को याद किया जाता है, मिंटो सेकंड को याद किया जाता है, ठीक है ना। और आत्मकथा जो लिखते हैं अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आत्मकथा लिखते हैं ना, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आत्मकथा का नाम पता है आप लोग को क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अपना ऑटोबायोग्राफी जो लिखे हैं उसका नाम पता है? जैसे खुल्लम खुल्ला, क्या है नाम है? ऋषि कपूर का आत्मकथा है ना, ठीक है ना। तो वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिखते हैं, बहुत रोचक नाम है, इसी के लिए कहते हैं। उनके आत्मकथा का नाम ही है आत्मकथा, ठीक है ना। उनके आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा, ठीक है ना। तो उसमें वो बताते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि भारत के जो है ना असली जो बंटवारे का जो मुख्य आदमी है, जो उसको हेड मानते हैं, जिसके कारण भारत में बंटवारा हुआ है, वो जो है ना वो मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानते हैं। भारत में बंटवारे का जो प्रमुख मानते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, वो इसी मिंटो को मानते हैं जिम्मेदार। ना ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाता, ना हम लोग जो है सो एक दूसरे से अलग होते, ना हम लोग जो है बंटवारा करते। तो राजेंद्र प्रसाद क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ना असली बंटवारे का जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो ये मिंटो को माना जाता है, इसीलिए क्योंकि ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक कौन? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। आगे देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा एक बात और भूल गए, एक बात और याद रख लीजिएगा, ये जो मिंटो है ना, इसके मन में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में इसके मन में नहीं आया था। ये एक भारतीय व्यक्ति है, ठीक है ना, जिनका क्या नाम है जानते हैं? अबुल कलाम। क्या नाम है? अबुल कलाम। अबुल कलाम के अध्यक्षता में जो है ना ये निर्वाचन प्रणाली के लिए जो है ना, अबुल कलाम नहीं, आगा खां, ठीक है ना, आगा खां, हाँ आगा खां। 1906 में जो है ना ये आगा खां के नेतृत्व में एक मतलब 1906 में, हाँ 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जो है ना एक समिति बनाते हैं। और ये पूरा समिति जो है ना जाकर के मिलता है किससे? मिंटो से मिलता है। और मिंटो को बताता है कि भारत में देखिए ना बड़ी समस्या है, ऐसा कीजिए ना, देखते हैं कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है अल्पसंख्यक का, मुस्लिम का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है और वो जीत नहीं पाता है। इसलिए नहीं जीत पाता है क्योंकि हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है, मुस्लिम का जनसंख्या कम है, तो हम लोग तो ऐसे में बड़ी पिछड़ जाएंगे, हम लोग का कोई कैंडिडेट नहीं हो पाएगा। आप ऐसा कीजिए सर कि जितना भी मुस्लिम वोटर है ना उसके लिए एक अलग कैंडिडेट बना दीजिए, और उसका जो है ना कैंडिडेट भी मुस्लिम रहेगा और वोटर भी उसका मुस्लिम रहेगा। जितना हिंदू है ना उसके लिए अलग बना दीजिए। और इसी चीज को सीरियसली लेकर के 1909 में जो है ना मार्ले मिंटो सुधार आता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आप लोगों को पता है 1935 तक चलती है। ये ऐसा नहीं कि आया और खत्म हो गया, इसका विरोध बहुत हुआ लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था, 1935 तक चलती है। 1935 में जो कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली थी और बहुत जो राज्यों में तीन राज्य में जो हार गया था, वो इसका मुख्य कारण यही है, सांप्रदायिक निर्वाचन ही है। वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किए हुए था, ठीक है ना।
चलिए आगे देखते हैं। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांत में अधिकांश उत्तरदायी, आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? लियोनस कार्टियस को। लियोनस कार्टियस को प्रांतों में जो द्वैध शासन के रूप में जो जनक के याद किया जाता है ना, वो लियोनस कार्टियस को। देखिए एक बार द्वैध शासन कब लगा था भारत में? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब भारत के जो प्रांत है ना, इसमें जो द्वैध शासन लगने जा रहा है 1919 में। प्रांत में जो द्वैध शासन लगने जा रहा है वो कब लगने जा रहा है? 1919 में। प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में। और प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाने का विचार जो आया था, या फिर इसको कैसे लगाया जाए, इसके बारे में जो विस्तृत बताए थे, उनका नाम क्या था? लियोनस कार्टियस। क्या नाम था? लियोनस कार्टियस। इसी के लिए प्रांतों के मतलब कि हाँ, द्वैध शासन के जनक के रूप में जो याद किए जाते हैं वो लियोनस कार्टियस को याद किया जाता है। ठीक है ना। अगर वीडियो लंबा हो गया होगा तो एक